ये कहानी उन बेदाग कपड़ों के पीछे की कहानी है जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग पहनते हैं। मास्टर, प्रिंस, प्रेसिडेंट और बिलियनर, वो लोग जो दुनिया के स्टेज पर किसी चमचमाते सितारे की तरह चमकते हैं, लेकिन वही लोग अंधेरों में गंदी डील्स करते हैं। एक प्राइवेट जेट जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस और एक प्राइवेट आइलैंड जहां कॉकटेल के साथ मिलती थी 14 साल की बच्चियां। उन मासूमों का यूज होता था नफरत भरे शौक पूरे करने के लिए और ब्लैकमेल के प्लान्स पूरे करने के लिए। और उस झुंड का रखवाला था जेफरी एप्स्टीन, जिसने दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल लोगों को एक इनविजिबल जेल में बांध दिया, सेक्स, सीक्रेट्स और शेम की जंजीरों से। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बिलियनर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो पैसे, पावर और पाप के अलायंस से चलती थी। आज की कहानी है जेफरी एप्स्टीन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं उसके जन्म से। जेफरी का जन्म 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पिता स्कूल में गार्डनर का काम करते थे। जेफरी बचपन से ही स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पेशली मैथ में वो बहुत ही ब्रिलियंट था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की और वो वहीं पर एक नामी गिरामी डोल्टन स्कूल में अमीरों के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगा। वहीं से उसकी दुनिया बदल गई। डोल्टन स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ाई करते थे और उन्हीं अमीरों के संपर्क में आने के बाद एप्स्टीन ने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। जल्द ही वह बियर स्ट्रेम नाम की वॉल स्ट्रीट कंपनी में शामिल हो गया, लेकिन कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी, जहां वो सिर्फ अरबपति और शक्तिशाली लोगों के पैसे मैनेज करता था। यहीं से शुरू होते है उसके सीक्रेट नेटवर्क की कहानी। 1990 का दशक आते आते एप्स्टीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य अमेरिका के कई देशों में अपनी प्रॉपर्टीज बना ली। उसने कई आइलैंड्स पर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई और जेट खरीदे और एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यानी कि वर्जिन आइलैंड्स। यही द्वीप बाद में पेडोफिले आइलैंड के नाम से भी मशहूर हुआ। एप्स्टीन अपने चारों ओर अमीरों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, राजकुमारों और सेलिब्रिटीज का ऐसा जाल बन चुका था जो पैसा, पावर, सेक्स और स्कैंडल से जुड़ा हुआ था। उसके सबसे करीबी सहयोगी बने गियाने मैक्सवेल। वो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी और उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी थी, और कथित तौर पर वो उसके लिए लड़कियां रिक्रूट करने का काम भी करती थी। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को लोग लोलिता एक्सप्रेस के नाम से भी जानते थे, जिसमें यात्रा करने वाले नामों की सूची आज एप्स्टीन फाइल का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। और इसमें जिन जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उन सभी व्यक्तियों को आज एक शक की नज़र से देखा जाता है कि कहीं वो भी इस गैंग का या इस स्कैंडल का हिस्सा तो नहीं। इस जेट पर दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां उड़ती दिखी और बाद में फ्लाइट लॉग्स में इसके सबूत भी पेश किए गए। सबसे पहला नेटवर्क सामने आता है 2002 और 2005 के बीच में, जब एब जब एप्स्टीन का नाम डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसी हस्तियों से जोड़ा जाने लगा, और इसके साथ साथ कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी उसके साथ जोड़े जाने लगे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुद कहा, जेफरी इज ए टेरिफिक गाय, इट इज इवन सेड ही लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मैनी ऑफ देम आर ऑन दी यंगर साइड। सन 2005 की बात है कि पाम बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि एप्स्टीन में एक 14 साल की लड़की का यौन शोषण किया गया है। जब पुलिस उसकी जांच शुरू करती है तो एप्स्टीन के घर से दर्जनों कम उम्र की लड़कियों के नाम, उनके मैसेज टैबलेट्स और गुप्त कमरे पाए गए। अब साल आता है 2008। एफबीआई की जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन एफबीआई की जांच के बावजूद भी एप्स्टीन को फेडरल चार्जेस के बजाय स्टेट चार्जेस लगाए गए और सिर्फ 13 महीने की जेल की सजा दी गई। ये सजा वर्क रिलीज के साथ थी, यानी कि वह दिन में ऑफिस जा सकता है, सिर्फ रात को जेल में बिताना होगा। इस सौदे को अंजाम दिया अलेक्जेंड्रो अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रंप सरकार में लेबर सेक्रेटरी भी बने। वहीं साल 2011 और 2015 के आते आते इसमें कई और खुलासे होते हैं एप्स्टीन की गतिविधियों के, और उसके फ्लाइट स्लॉग में कई और पावरफुल लोगों के नाम मिलते हैं। ये वो साल था जब फ्लाइट स्लॉग लीक होते हैं और उनमें कई वीआईपी यात्रियों के नाम होते हैं।
उन वीआईपी नामों में शामिल थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने बाद में, बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और साथ ही प्रिंस एंड्रयू, एलन मस्क, बिल गेट्स, केविन स्पेसी, स्टीफन हॉकिंग, एहद बराक, जो कि इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्रिस टकर, एक फेमस हॉलीवुड एक्टर, लॉरेंस क्रोस, जो कि एक वैज्ञानिक और धार्मिक आलोचक भी थे, और इसके साथ साथ अनगिनत नामों की लिस्ट जो कि एक सार्वजनिक तौर पर जारी कर दी जाती है। और इसी तरह बहुत सारे अन्य लोगों की वीआईपी लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी जाती है। एप्स्टीन की फाइल में कुछ धार्मिक नेताओं और स्पिरिचुअल लीडर्स के नाम भी आते हैं, जैसे कि एक मशहूर नाम है दलाई लामा। उनका नाम 2023 के एक डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा में आया, जिसमें एप्स्टीन के कैलेंडर में उनके साथ एक पॉसिबल मीटिंग या मीटिंग का जिक्र था। हालांकि उनके साथ कोई सीधा आरोप तय नहीं पाया गया। दूसरा नाम इसमें आता है टोनी रॉबिन्सन का, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। हालांकि उन पर कोई भी आपराधिक आरोप तय नहीं पाया गया। जेहोवा विटनेस से जुड़े हुए कुछ पास्टर्स का भी इसमें नाम आता है, जिनके नाम गवाहों के बयानों में आए, जहां कहा गया कि एप्स्टीन ने कुछ कुछ चर्च कम्युनिटी की लड़कियों के साथ वॉलंटियर रिक्रूटमेंट के सिस्टम के जरिए उनसे कॉन्टेक्ट किया। एप्स्टीन के खिलाफ चल रहे इन आपराधिक मामलों में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वर्जीनिया रॉबर्ट ग्रिफे ने दावा किया कि वे जब 17 साल की थी, उसे ग्रिफले मैक्सवेल ने एप्स्टीन के पास भेजा था और उसे मजबूर किया कि वे प्रिंस एंड्रयू और एप्स्टीन के दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाए। ग्रिफले के आरोपों ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। साथ ही इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के कुछ एनजीओ के भी नाम सामने आए, जहां दावा किया गया कि शायद उन एनजीओ के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से कुछ लड़कियों को वहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया। एप्स्टीन की एसोसिएट जीन ल्यूक ब्रूनल पर आरोप था कि वे मॉडलिंग के नाम पर साउथ एशिया और अफ्रीकन लड़कियों की रिक्रूटमेंट करती थी और उन्हें जबरदस्ती एप्स्टीन आइलैंड पर ले जाया जाता था। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार उस पर इल्जाम लगते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, क्योंकि एफबीआई को उसके घर से इस सैकड़ों अश्लील फोटोग्राफ्स मिलती हैं, गुप्त फोल्डर्स मिलते हैं और साथ ही वीआईपी के साथ वीडियो फुटेज मिलती हैं, और इसके साथ साथ उन्हें 50 से ज़्यादा माइनर्स गर्ल्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें एप्स्टीन आइलैंड पर ले जाया गया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की मौत हो जाती है। जेल में एप्स्टीन की मौत संदिग्ध हालातों में हुई, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन उस समय कैमरे बंद थे और उसके साथ जो भी सेलमेट थे उनको हटा दिया गया था और कहा गया कि गार्ड सो रहे थे। पर दुनिया ने सवाल पूछा कि क्या एप्स्टीन को मार दिया गया, क्योंकि उस समय वो जिस सेल में था वहाँ के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और उस समय ड्यूटी पे मौजूद दोनों गार्ड सो गए थे। सेलमेट को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था। इन सभी फैक्ट से दुनिया को लगा कि यहाँ पर किसी साजिश को जन्म दिया गया है। कई लोग मानते हैं कि एप्स्टीन को चुप करवाया गया ताकि वह उन ताकतवर लोगों के नाम ना उजागर कर सके जिन्हें वह ब्लैकमेल करता था। अब बात करते हैं ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की, जो कि एप्स्टीन का असली काम था। एप्स्टीन सिर्फ अमीरों को पार्टी देने वाला अरबपति नहीं था, वह एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटेजी चला रहा था। एफबीआई की रेड के दौरान एप्स्टीन के घर से कई सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज मिले जो उसकी प्रॉपर्टी पर लगे थे और हाई प्रोफाइल मेहमानों के साथ कम उम्र की लड़कियों की फोटोज मिली और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिले और बहुत सारी यूएसबी ड्राइव और हार्ड डिस्क मिली जिन पर यंग, न्यूड और नेम्स जैसे टैग थे। इन सब चीज़ों से एक पॉसिबिलिटी निकलती है कि हाई चांस है कि एप्स्टीन इन सब वीडियो फुटेज का और इन सभी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज का इस्तेमाल करता था बड़े बड़े अरबपतियों को ट्रैप में फंसाकर उनसे अपनी डील्स करवाने के लिए या फिर फाइनेंशियल एग्रीमेंट और चुप्पी या पावर पाने के लिए। जुलाई 2020 आते आते एप्स्टीन की सबसे बड़ी सहयोगी गिस्ल्याने मैक्सवेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप था कि वह एप्स्टीन के लिए लड़कियों की रिक्रूटमेंट करती थी और उन्हें मसाज के बहाने एप्स्टीन आइलैंड पर ले जाया जाता था। फिर उन्हें यौन शोषण के लिए और कभी कभी वीआईपी मेहमानों के साथ भी भेजा जाता था। दिसंबर 2021 में गिस्ल्याने मैक्सवेल को 5 मामलों में दोषी पाया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। ट्रायल के दौरान कई गवाह सामने आए, जिनमें से कुछ ने बताया कि मैक्सवेल हमें ग्रूमिंग टेक्निक सिखाती थी कि कैसे वीआईपी लोगों को खुश करना है और कैसे चुप रहना है।
अब जानते हैं कि एप्स्टीन आइलैंड पर जाने की कीमत और उसके अंदर की दुनिया कैसी दिखती थी। एप्स्टीन एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लिटिल सेंट जेम्स के नाम से भी जाना जाता था। ये कैरिबियन में वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है और इसी को दुनिया फेडोफिले आइलैंड के नाम से भी जानती है। यहाँ आने वाले वीआईपी मेहमानों को एप्स्टीन कभी-कभी खुद उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इनवाइट करता था और कुछ प्राइवेट पार्टीज और स्पिरिचुअल रिट्रीट के नाम पर भी बुलाए जाते थे। इस पर की जाने वाली हर पार्टी का खर्चा ऑलमोस्ट $10,000 से लेके $1 लाख तक होता था और ये चार्ज उसके जेट, आइलैंड स्टे और सीक्रेसी के लिए होता था। इस आइलैंड पर सिर्फ ललिता एक्सप्रेस यानी कि एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ही जाना संभव था और उसी से ही ड्रॉप ऑफ और पिकअप होता था। इस आइलैंड के अंदर प्राइवेट हाउसेस में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। कुछ पार्टीज में मसाज थेरेपी के नाम पर माइनर्स को भेजा जाता था। गिसलाने और अन्य स्टाफ की लड़कियों को अक्सर उम्र छुपाकर गेस्ट के सामने पेश किया जाता था। हाँ, बात करते हैं कि इस आइलैंड पर आने वाली लड़कियां कहाँ से आती थी, उनकी रिक्रूटमेंट कहाँ से होती थी और माइनर गर्ल्स को ही स्पेशली कैसे लाया जाता था। एप्स्टीन और उसके नेटवर्क में लड़कियों की रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। पहली और सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट अमेरिका के अंदर से ही होती थी, जहाँ पे फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क शहर की लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर अट्रैक्ट किया जाता था। डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और जमाइका से भी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर लड़कियों को यहाँ पर लेके आया जाता था। साथ ही ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला से भी यहाँ पर मॉडलिंग और डांस जॉब का झांसा दिलाकर लड़कियों को वहाँ पे लाया जाता था। अगर बात करें एशियन कंट्रीज़ की तो थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से कॉस्मेटिक हेल्प या योगा इंटर्नशिप के नाम पर लड़कियाँ उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें यूरोप के कुछ देश जैसे कि यूक्रेन और सर्बिया से भी मॉडलिंग एजेंसी के जरिए लड़कियों की रिक्रूटमेंट करी जाती थी। यानी कि तरीका वही होता था, ऑलमोस्ट मॉडलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, डांस स्कूल, डांस जॉब, योगा सेशन। एनजीओ वॉलंटियर्स को जॉब ऑफर्स भेजे जाते थे और कुछ मामलों में पेरेंट्स को पैसे तक भी दिए गए। एप्स्टीन पर आने वाली पीड़ित लड़कियों की उम्र अक्सर 14 से 17 साल के बीच होती थी। कुछ मामलों में 12 साल की लड़कियों का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। यहाँ बात करते हैं कि मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद उन लड़कियों का क्या हुआ। जब मीडिया और एफबीआई की रिपोर्ट सामने आई तो कुछ सर्वाइवर ने थेरेपी और लीगल हेल्प ली, कुछ ने अपनी पहचान छुपा ली और कुछ एविडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। एप्स्टीन की संपत्ति से कई सर्वाइवर को फाइनेंशियल सेटलमेंट भी दिया गया और कुछ महिलाएं जैसे कि वर्जीनिया गुफ्रे, सारा रैनसम और मारिया फार्मर खुलकर सामने आई और न्याय की मांग करी। लेकिन अभी भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर गुमनाम हैं जिनकी पहचान जाहिर नहीं हो पाई है और ऐसा माना जाता है कि वो ट्रॉमा और स्टिग्मा के कारण सामने नहीं आ पाई। कुछ और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं जिनका जिक्र एप्स्टीन के रेफरेंस में मिला लेकिन उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हुए। उनमें से एक नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, यानी कि दुबई के शासक का नाम है। उनका जिक्र एप्स्टीन की फ़ोन बुक में मिला लेकिन उनके ऊपर कोई भी यौन शोषण संबंधी आरोप तय नहीं पाया गया। साथ ही इसमें नाम जुड़ता है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस भी है। एप्स्टीन और बिल गेट्स की मेल्स में उनका कई बार नाम आता है कि एप्स्टीन ने गेट्स को एमबीएस से जोड़ने का प्रयास किया, यानी कि सऊदी क्राउन प्रिंस से जोड़ने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि आखिर इस काले धंधे से एप्स्टीन ने कितनी कमाई करी या अपने सभी धंधों से, अपने सभी बिजनेस, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी वो चलाता था उन सब से उसने कितनी कमाई करी, कितनी प्रॉपर्टी थी। एप्स्टीन की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट $577 मिलियन बताई जाती है 2020 के मुताबिक, जिसमें से उसका मुख्य ठिकाना एप्स्टीन आइलैंड यानी कि लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, न्यूयॉर्क का टाउन हाउस जिसकी अकेले कीमत $77 मिलियन है और साथ ही पाम बीच फ्लोरिडा में एक मैंशन, साथ साथ 2 प्राइवेट जेट और एक लग्जरी याट और आर्ट कलेक्शन जिसमें बहुत सारा कैश और गोल्ड का जिक्र आता है। 2020 में एप्स्टीन की वसीयत का एक हिस्सा वर्जिन आइलैंड ट्रस्ट को दे दिया गया ताकि उसमें से पीड़ितों को सेटलमेंट दिया जा सके। आखिरी सवाल कि क्या ये अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि एप्स्टीन के मरने के बाद भी गिस्याने मैक्सवेल जेल में है। एप्स्टीन के कई सहयोगियों पर अभी भी जांच चल रही है। 2024 में अनसही डॉक्यूमेंट्स के बाद बहुत सारे नए नाम सामने आते हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग, इंटरपोल और यूरोपियन एजेंसियां अभी भी मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ आखिरी सवाल ये कि एप्स्टीन के जाने के बाद दुनिया में क्या बदला? जेफरी एप्स्टीन की मौत ने दुनिया भर के लोगों का विश्वास हिला दिया, विशेषकर न्याय व्यवस्था और कानून पर। जिस तरीके से एप्स्टीन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और जो सौदेबाजी डील हुई और आखिर में जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियों में उसकी मौत हुई, उससे एक बात साफ कर दी गई कि अगर आपके पास पैसा और सत्ता है तो तो आप कानून से ऊपर हो सकते हैं। इसके बाद दुनिया भर की न्याय प्रणालियों में बहस तेज हो गई और जस्टिस फॉर सर्वाइवर, अलाइड, फेडोल्पियर, रिंग जैसे हैशटैग वायरल हुए, जहां पर पीड़ितों को न्याय देने की मांग की गई। और साथ ही पब्लिक ने पूछना शुरू किया कि क्या अमीर अपराधियों को छूट मिल सकती है? कि क्या अमा- कि क्या अमीर अपराधियों को छूट मिल जाती है? साथ ही यहाँ पर मीडिया का दोहरा चेहरा भी उजागर हुआ। एप्स्टीन के केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि दावा किया जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एप्स्टीन को कई सालों तक बचाया। 2015 में एबीसी की जर्नलिस्ट आमी रोबोच ने कैमरे के पीछे कहा कि हमारे पास सबूत थे, क्लिंटन का, प्रिंस एंड्रयू का, लेकिन हमें कहानी रोकने के लिए मजबूर किया गया। ये ऑडियो लीक होने के बाद लाखों लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मीडिया खुद सत्ता के अधीन है? और लोगों ने ये जाना कि कॉर्पोरेट मीडिया, एडवर्टाइजर, फंडिंग और पॉलिटिकल दबाव की वजह से एप्स्टीन जैसे परपेट्रेटर को मीडिया से बचाव मिलता है। और लोगों ने ये जाना कि कॉर्पोरेट मीडिया, एडवर्टाइजर, फंडिंग और पॉलिटिकल दबाव की वजह से एप्स्टीन जैसे पावरफुल प्रीडेटर को मीडिया से बचाव मिल जाता है। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी सहयोगी गिस्लाने मैक्सवेल तो जेल में है, पर उसके आसपास का पूरा नेटवर्क अभी भी आज़ाद है। अभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं है कि एप्स्टीन को किसने प्रोटेक्ट किया। बहुत सारी लड़कियां अभी भी चुप हैं जो कैमरे पर नहीं आई हैं और जिन्होंने खुलकर अपने ऊपर हुए शोषण के बारे में कोई भी रिपोर्ट्स पुलिस को ये जानकारी नहीं दी है। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम अभी भी पावरफुल लोगों को बचा रहा है। तो असली बदलाव क्या है? एप्स्टीन की मौत ने दुनिया नहीं बदली, लेकिन उसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सभी अमीर और पावरफुल लोगों की असली पहचान यही होती है? जेफरी एप्स्टीन आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया की परछाइयों में जिंदा है। हर बार जब कोई नेता, बिलियनर या सेलिब्रिटी गलत करता है तो दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये भी एप्स्टीन जैसा ही है? अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।